दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो साल का पहला दिन मार्केट काफ़ी मिक्स, निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया। 16 पॉइंट्स की तेजी, 0.6% का जंप है। निफ्टी बैंक ने डिसेंटली परफॉर्म किया, मिड कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, बाकियों के कंपैरिजन में स्मॉल कैप नीचे था। तो मार्केट देखिए दोस्तों, आज के दिन काफ़ी मिक्स था। हाफ कंपनीज प्लस में है, हाफ कंपनी के स्टॉक्स नीचे हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी ऑटो ने, क्योंकि डेटा अच्छा आया है। आपको बताइए 1 तारीख को सेल्स का डेटा आउट होता है, कंपनीज को बताना पड़ता है कि कितनी सेल्स रही कंपनी की, एक्सपेक्टेशंस भी होती है मार्केट की। तो उसको कुछ कंपनी अगर बीट कर जाती है तो स्टॉक्स में तेजी है, कुछ कंपनीज अगर मिस करती है तो स्टॉक्स में गिरावट होती है। आगे चल के बातचीत करते हैं किसका डेटा कैसा है। बाकी सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी एफएमसीजी ने, 3% के साथ में क्रैश है। देखिए नॉर्मली एफएमसीजी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, इतनी तेजी से नहीं गिरती है, ना ही इतनी तेजी से बढ़ती है। क्या न्यूज़ है उसको लेकर आगे चल के चर्चा करते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर को देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा आउट हुआ है, उसको चेक कर लेते हैं। डेटा है जीएसटी कलेक्शन का। दिसंबर 2025 पहुंच चुका है 1.75 ट्रिलियन रुपीस, ऊपर है वाइनवा बेसिस में 1.65 से, एमओएम बेसिस में यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी ऊपर है 1.7 से। ग्रोथ कितनी है? सिंगल डिजिट है, 6% की। देखो जीएसटी अभी कट हुआ है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है, और आगे चल के ये ग्रोथ थोड़ी सी और कम आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसको लेकर एक और डेटा मैं आपको देता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 2020 के बाद जो पैसे बने हैं इन्वेस्टर्स के, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या फिर वो स्टॉक्स में हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, वैसे पैसे भी बनने चाहिए। ठीक है, तो डेटा आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, 2020 से लेकर अभी तक का जीएसटी कलेक्शन का डेटा आपके सामने है, और ये चीज़ बताती है कि कैसी ग्रोथ चल रही है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड के अंदर 7% नेगेटिव, कोविड आ गया था। ठीक है, चलो उसके बाद में 30% की रिकवरी, उसके बाद में ग्रोथ देखें 22% की 22-23 में, उसके बाद में ग्रोथ देखें 12% की, अभी की ग्रोथ देखें तो तकरीबन 9% की है। तो ग्रोथ में कमी आ रही है। ग्रोथ में कमी मतलब ऑब्वियस है, कंपनी के पास भी उस हिसाब से सेल्स नहीं होगी, उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो डेटा है, ये डेटा जब तक वापस से रिपीट नहीं होगा, जब तक वो वाला पैसा इन्वेस्टर्स का नहीं बनेगा। और ये रिपीट लॉजिकली तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद में जो रिकवरी थी, जब भी कुछ ऐसा क्रैश होता है उसके बाद में रिकवरी आती है इस तरह की। बाकी अभी कुछ वैसा मेजर क्रैश देखने को नहीं मिला है, तो फिर उस तरह की रिकवरी भी एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ, जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स अगर आप देखना चाहते हैं फंड के या फिर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, ये 20 के बाद में जो तेजी बनी है उसको हटा दो, उससे पहले का डेटा देखो, 19 तक का डेटा, 10 से 19 का देख सकते हैं, 12 से 19 का देख सकते हैं, और जो CAGR वहाँ पे आए हैं फंड्स में या फिर मार्केट में, वैसी एक्सपेक्टेशंस आपको करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब निफ्टी में आते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू देखते हैं। डी चार्ट है आपके सामने, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पर आ चुका है। सो रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिली है। थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ये निफ्टी का रेसिस्टेंस फिलहाल के लिए बना हुआ है। ये कुछ पॉइंट से सपोर्ट के, अब देखते हैं रेसिस्टेंस से वापस निफ्टी सपोर्ट पाता है या फिर कुछ ब्रेकआउट होता है। जो 7 दिन का मूव था मार्केट के अंदर, क्रिसमस का एंड हो चुका है। कल का दिन और बचा हुआ है, जस्ट 2 तारीख है, तो उसको भी देखते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। बाकी यूएस के मार्केट तो बंद है, और यूएस के मार्केट ओपन हो गए, उसके हिसाब से भी निफ्टी परफॉर्म करेगा, तो वो भी देखते हैं। मतलब 1-2 दिन आप मान सकते हैं मोटा मोटी अभी और है, क्रिसमस जो 7 दिन का मूव होता है उसके लिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज के ऊपर आते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, सीखते हैं वहाँ से, देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट होता है स्टॉक के प्राइस में। टेक्निकली भी हम बातचीत करने वाले हैं। इंडिगो एविएशन स्टॉक 1% के साथ में तेज। न्यूज़ आई है ओपन मार्केट के अंदर 11 बजे के आसपास। उससे पहले की न्यूज़ एक बार आप देखो, 31 दिसंबर को एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ ये है कि कंपनी ने एक लेसन सीखा है, पिछले साल से इम्प्रूव करेगी कंपनी अपने ऑपरेशंस को, और आगे चल के अपनी जो भी प्लानिंग है ना उसको काफ़ी बेहतर बनाएगी। आपने देखा अभी के समय क्या हुआ था, फ्लाइट कैंसिल हुई थी और सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हुई थी कंपनी को। उसका इम्पैक्ट किसको होगा? स्टॉक होल्डर्स को होगा। कंपनी को तो अपनी सैलरी मिलेगी, तो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी के समय क्या होता है, ऐसी कंपनीज जो भी क्रैश होती है, जैसे आपने केन्स को देखा, आपने इस कंपनी को देखा,
और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स एकदम से गिरते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर बाइंग कर लेते हैं, या तो वो गिरते हुए दौर के अंदर बाय करते हैं या फिर वो गिरने के बाद में बाइंग करते हैं। पैसे नहीं बनते हैं और इन्वेस्टर्स अटकते हैं। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अपन सीखेंगे। जब तक ये चीज़ इंप्रूव नहीं हो, जब तक कुछ दिखे नहीं डेटा में, जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। साथ में डेटा क्या बोलता है, आज का डेटा है कि एयर ट्रैफिक फेल हो चुका है रिकवर करने में। पिछले 10 दिन में 5% के साथ में डी ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पे कि अभी हॉलीडे सीजन है तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, बट वैसा देखने को नहीं मिला। सो डेटा अच्छा नहीं है। आगे चल के अपन इसके टेक्निकल्स को देखते हैं। सेकंड जो न्यूज़ है एपीएल अपोलो ट्यूब्स को लेकर है। ओपन मार्केट की न्यूज़ है 12 बजे के आसपास की, 3% के साथ में स्टॉक चला, यानी ऑब्वियसली न्यूज़ अच्छी होगी। सो अब देखिए दोस्तों, डेटा आना शुरू हो चुके हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं, Q3 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बेसिस पे कंपनी अपना डेटा देगी। एनबीएफसीज एसेट अंडर मैनेजमेंट बताएगी, यूएम आपको बताएगी, साथ में जो रिटेल कंपनीज अपनी सेल्स बताएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स का डेटा है, वॉल्यूम का डेटा है, इंक्रीज है 11% के साथ में वायना बेसिस में। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि ऑल टाइम हाई सेल्स वॉल्यूम कंपनी के जा चुके हैं। सो काफ़ी अच्छा डेटा है, उसके बेसिस पे 3% की तेजी इसमें देखने को मिली है। आगे चलते हैं, एस्ट्रल को देखते हैं, इसमें भी 3% की तेजी है। प्रोमोटर ग्रुप ने परचेज किए हैं 36,000 स्टॉक्स ओपन मार्केट से 30 तारीख को। अपने को पता नहीं चला क्योंकि बड़ी कंपनी है और स्टॉक इतने कुछ खास नहीं है। केपीआई ग्रीन के अंदर अपने को पता चला था क्योंकि छोटी कंपनी है और एकदम से स्टॉक के अंदर तेजी पकड़ी थी। तो चलो अच्छी बात है, एस्ट्रल ने बाइंग की है, प्रमोटर ने बाइंग की है इस कंपनी के स्टॉक के अंदर। इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट या भरोसा देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब प्रमोटर अपनी कंपनी के स्टॉक को खरीदता है 70-75 की वैल्यूएशन पे और ऐसे नंबर्स पर जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो भरोसा बढ़ता है इसमें कि आगे चल के हो सकता है अच्छी ग्रोथ अपने को देखने को मिल जाए। क्या इस वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है? क्या चल गया एक दिन ऑल टाइम हाई पहुंचेगा? क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूसली बाइंग चाहिए। प्रमोटर की बाइंग हम देखते हैं कि चलो ठीक है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन एफआईज की बाइंग की वजह से पैसा बिल्ड होता है, पैसा बढ़ता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। सो अभी तक देखने को नहीं मिला है, देखते नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी हाँ, अच्छी न्यूज़ है। साथ में वो डेटा मैं आपको देता हूँ कि पिछले क्वार्टर में भी प्रमोटर्स ने बाइंग की थी। 54.10% के स्टेक था दिसंबर, मार्च, जून। सितंबर में बढ़ के 21% का हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे बाइंग करी। 50,000 स्टॉक्स लिए सितंबर में, फिर 50,000 स्टॉक्स लिए सितंबर में 1430 रुपीज़ की प्राइस पे, 1432 रुपीज़ की प्राइस पे। अगस्त के अंदर भी प्रमोटर ने लिए 1 लाख स्टॉक्स, वापस लिए 1 लाख स्टॉक्स 1316 रुपीज़ की प्राइस में, 1315 रुपीज़ की प्राइस पे। ये आई थिंक ये बॉटम था जो हमने स्टॉक्स का देखा। ठीक है, आगे चल के टेक्निकल्स को देखते हैं। पॉलिसी बाजार, इसको लेकर एक बुरी खबर है, 1% के साथ में स्टॉक नीचे। इसके इन्वेस्टर्स भी देखे गए, साथ में जो Naukri.com इन्फोएज के इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखे गए, क्योंकि इन्फोएज का इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कंपनी गिरती है तो इन्फोएज का स्टॉक भी गिरेगा, ये कंपनी चलती है तो स्टॉक के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट होगा। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि आरबीआई ने वार्निंग दी है, वैसे अभी आप इसमें देखोगे तो हाई इंश्योरेंस कमीशन लागत बढ़ाता है, हर्ट करता है कवरेज को। यानी जो भी इंश्योरेंस लेते हैं उनका कोई भी एजेंट होता है, उसको कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन कम होना चाहिए। अब पॉलिसी बाजार ये क्या है, ये भी एक तरह से मिडिल मैन है और इसको भी कमीशन मिलता है, तो इसके ऊपर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, ये न्यूज़ में है। आगे चलते हैं, केपीआई ग्रीन एक न्यूज़ आई है आज के दिन, और अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है चार्जिंग 32.40 मेगावाट सोलर। क्लाइंट कौन से हैं ये देख सकते हैं, मतलब कुछ बड़ी डील नहीं है। स्टॉक ने आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई क्योंकि 2 दिन से काफ़ी अच्छी तेजी बनी। प्रमोटर ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय किया। 2 दिन में आई थिंक 20-25% इसको चलता हुआ अपन ने देखा। आज छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अब देखिए स्टॉक्स पे आते हैं, चार्ट के ऊपर आते हैं। इंडिगो देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, या तो गिरावट के अंदर खरीदते हैं या रुकने के बाद लेते हैं। देखो गिरावट के अंदर खरीदना तो बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि फॉलिंग नाइफ है, पैसे टूटते हैं। रुकने के बाद में फिर भी इन्वेस्टर्स ले लेते हैं इस उम्मीद में कि चलो कॉन्ट्रा प्ले करते हैं। लेकिन जो
समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं जो चीज़ों को देखते हैं ढंग से डेटा के हिसाब से, वो क्या करते हैं गिरने के बाद में जब स्टॉक कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट देगा तब खरीदते हैं। सो 25% नीचे है, यहाँ पे भी 25% नीचे था, उसके बाद में 70% के रिटर्न्स इसने दिया। और इसमें हम देखें सो वीकली चार्ट है, कुछ हफ्ते हो चुके हैं और ये जो पॉइंट है प्राइस का पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यानी ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हैं। लेकिन सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो हाई चांसेस है एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो कि बुलिश है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से 20% ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री ले चुके हैं, जिस दिन गिरा था उस दिन भी काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे। अपने हिसाब से जो भी काम आपको करना है वो अपने हिसाब से करना, प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, और इसकी सेल्स का डेटा हमने देखा अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे सेल्स वॉल्यूम्स पहुँच चुके हैं, स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। कुछ सपोर्ट यहाँ पे बनते थे, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस में भी काफ़ी अच्छे पैसे बने, जिसने होल्ड किया उसके भी पैसे बने। यहाँ पे होल्ड वालों के पैसे नहीं बने, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस वाले को पैसे बने। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है, सो काफ़ी सही है कंपनी अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से देखूँ तो, और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी काफ़ी सही प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी एस्ट्रल, प्रोमोटर की हैवी बाइंग 36,000 स्टॉक्स लिए गए, और पिछले 2 महीनों से हम बोल सकते हैं कंटिन्यूसली इसमें प्रोमोटर की बाइंग चल रही है। और ये जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे प्रोमोटर ने लिया है स्टॉक। एक ट्रेंड लाइन हम बनाए तो सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, मतलब वेट एंड वॉच कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि Q3 पेंडिंग है। और जो भी कंपनी अभी कन्फ्यूज़न के साथ में चल रही है, स्टॉक कन्फ्यूज़न के साथ में चल रहे हैं, कुछ नहीं करते इन्वेस्टर, जस्ट वेट करते हैं क्वार्टर रिजल्ट का। सो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मतलब इस महीने से आने शुरू हो जाएंगे कंपनी के रिजल्ट, इसके नेक्स्ट मंथ आएगी रिजल्ट। पॉलिसी बाजार, स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है, कप एंड हैंडल पैटर्न हम इसको मान सकते हैं। न्यूज़ खराब है तो रेसिस्टेंस से प्रॉफिट की बुकिंग इसमें चल रही है। इन्फो एज के पास भी इसका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। केपीआई ग्रीन, स्टॉक ने सपोर्ट से काफ़ी अच्छी तेजी पकड़ी, 20 से लेकर 25% का उछाल था, रेसिस्टेंस को लेने की कोशिश करा है। ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा, क्योंकि नंबर्स जब तक नहीं आएंगे, जब तक ब्रेकआउट हो भी जाए तो भी वो मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए तो फिर वो वापस से स्टॉक नीचे आएगा। तो बेटर यही है इन्वेस्टर्स के लिए Q3 के रिजल्ट को वॉच करें। सो अब दोस्तों बात करते हैं दो ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में भारी क्रैश देखने को मिला है। एक कंपनी आईटीसी, और जो सेकंड कंपनी है इसका नाम है गॉडफ्राई फिलिप्स। अब देखिए दोस्तों आईटीसी के अंदर क्या हुआ है, 9% का क्रैश, और ये जो क्रैश है स्टार्टिंग में तो नहीं था, स्टार्टिंग में न्यूट्रल ओपनिंग थी, बट उसके बाद में कुछ न्यूज़ आती है जिसकी वजह से काफ़ी भारी बिक वाली इसमें देखने को मिलती है। डेटा देखते हैं, मार्केट कैप इसका काफ़ी ह्यूज है, 4.5 लाख करोड़ का है। वैल्यूएशन को देखने चले तो 13 का पी है, जो कि बहुत ही कम है। डिविडेंड की बात करें तो 4% की डिविडेंड यील्ड है। ऐसी जो भी कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड 2% या उससे ज़्यादा होता है, उसको वैल्यूएशन कम मिलती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ कम होती है तो स्टॉक बहुत स्लो चलता है। डिविडेंड आपको हाई मिलेगा बट कैपिटल आपकी अप्रिशिएट नहीं होगी, कुछ खास पैसा आपका नहीं बनेगा। तो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी कंपनी है, और तब अच्छी है जब स्टॉक नीचे मिलता है, जैसे अभी के समय नीचे है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं इस कंपनी को, यहाँ पे तो 17% का क्रैश है। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखो तो इसमें देखो डिविडेंड कम है थोड़ा सा, तो ग्रोथ ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन भी इसकी थोड़ी ज़्यादा दी हुई है मार्केट ने। न्यूज़ क्या है, सिगरेट के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने वाली है, और इसको लेकर फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा आईटीसी और बाकी जो सिगरेट कंपनीज हैं। पान मसालों को लेकर भी न्यूज़ है जिसका भी इम्पैक्ट होगा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, उनके भी प्राइसेस इंक्रीज करने वाले हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ समरी के रूप में कि क्या क्या हुआ है, कितने परसेंट का हाइक है, कितना कंपनी को डैमेज होने वाला है। सो एक्साइज ड्यूटी सिगरेट के ऊपर इंक्रीज हो चुकी है, इफेक्टिव हो जाएगी 1 फरवरी से। 1 फरवरी से आपको जो सिगरेट है और जो पान मसाला गुटखा है ये सब महंगे मिलेंगे। साथ में आप देख सकते हैं कि टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हुई है, 40% का जीएसटी है इनके ऊपर ऑलरेडी, उसके ऊपर लगेगा। 40% तो है ही, उसके ऊपर और लगने वाला है। अब ये जो रेंज होगी 1000 सिगरेट के ऊपर तकरीबन 250 रुपये से लेकर 8500 रुपये, सॉरी 2500 रुपये, 2000 हम बोल सकते हैं, 2 से लेकर 8500 रुपये पर 1000 सिगरेट के ऊपर। डिपेंड करता है कितनी लंबी सिगरेट है, तो उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज होगा 1000 सिगरेट का, तो एक के हिसाब से आप लगा लो।
साथ में इसकी वजह से क्या होगा, प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेंगे और उसके बेसिस पे क्या होगा, डिमांड कम हो सकती है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देगा महंगा देख के, तो ठीक है, स्टॉक फिर नहीं चलेगा। लेकिन किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, सिगरेट तो बिकेगी, तो हाई प्राइस के ऊपर भी सिगरेट बिकेगी और स्टॉक ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो ये जो बैट है ना, ये अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे लेने वाले हैं। सो आपको दोस्तों क्या लगता है, कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप ये देखिए कि एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि कंपनी को इंक्रीज करना पड़ेगा सिगरेट के प्राइस 15% तक। ये जो टैक्स का इम्पैक्ट है उसको ऑफसेट करने के लिए 15% महंगी अगर कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट लेगा तो ठीक है, फिर ये जो कंपनी इसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर सिगरेट पीना लोगों ने कम किया, बंद किया, तो फिर डेफिनेटली कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा। सो ये पॉइंट है। बाकी वीकली चार्ट आपके सामने है और स्टॉक अभी ऊपर से 31% नीचे आ चुका है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स फोकस यहाँ पे रखने वाले हैं और वही बात है कि अगेन जब कोई स्टॉक इस तरह से गिरता है तो उसको जितना गिरना है उसको उतना गिरने देना चाहिए। उसके बाद में कुछ बेस बनते हैं, तब जाके समझ में आता है स्टॉक। सेकंड जो कंपनी है 42% नीचे है क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छी है, स्टॉक चलता तेज है लेकिन गिरता भी तेज है। तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए बैट करने की कोशिश होगी, लेकिन आईटीसी प्योर डिविडेंड वाली कंपनी है, उसको उस हिसाब से ही देखा जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस आप देखना, इनके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।